कर्नाटक में एक जगह है धर्मस्थला, और धर्मस्थला में मौजूद है एक प्रसिद्ध मंदिर जहां लाखों श्रद्धालु हर साल पहुंचते हैं, मन्नत मांगते हैं। यूँ तो ये मामला मन्नत का भी नहीं है और ना ही इस मंदिर का है, लेकिन ये मामला मंदिर से जुड़ा ज़रूर है, जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। मामला बेहद खौफनाक है, जिसने कि राज्य सरकार और पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी है। नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर। आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर अपराध का जहां, और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी क्राइम तक के एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। चिराग, पहले धर्मस्थला शब्द जब बोला जाता था, खासकर दक्षिण भारत में, तो जहन में एक प्रसिद्ध मंदिर, एक श्रद्धा भाव और पूजा अर्चना के भाव सामने आते थे। हर किसी का दिल श्रद्धा भाव से भर जाता था। लेकिन इन दिनों हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में, हर अखबार में, टीवी पर, वेबसाइट्स पर, डिजिटल मीडिया में धर्मस्थला छाया हुआ है, जिसकी वजह पूजा अर्चना मंदिर नहीं है, बल्कि अपराध है, जुर्म है। और वो जुर्म ऐसा कि सामूहिक नरसंहार का मामला है। धर्मस्थला की पूरी कहानी एक नकाबपोश गवाह ने उजागर की है। उसके बाद जांच शुरू हुई, एसआईटी बनाई गई, और अब सिलसिलेवार तरीके से 50 ऐसी जगह चिन्हित की गई हैं जहां पर खुदाई का काम चल रहा है, और तलाश है इंसानी हड्डियों की, उन लाशों के अवशेषों की जो वहां पर सन 1994 से लेकर 2014 के बीच कहीं दफन किए गए हैं। तो चिराग, पूरी कहानी क्या है? कौन है वो नकाबपोश और कैसे ये पूरा मामला उजागर हुआ है? देखिए, 1994 से लेकर 2014 तक जैसे जैसे आपने जिक्र किया, अब क्या उसी दौरान ये सारा कांड हुआ और किसी को पता नहीं चला? और धर्मस्थला सिर्फ मंदिर ही नहीं है, बल्कि अब ट्रस्ट भी है। बिल्कुल, और ट्रस्ट है, बहुत बड़ा इस ट्रस्ट। समय राज्यसभा के जो एमपी हैं, वीरेंद्र हेगड़े, वो उसके ट्रस्टी। ट्रस्टी हैं, धर्मस्थली उनको बोलते हैं। और जैन समुदाय के पास ये काफ़ी वक्त से है, करीबन कई सौ सालों से जैन समुदाय इसको संभाल रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि अचानक ये सुर्खियों में क्यों आया, और अचानक एक जगह, यानी कि 1994 से लेकर 2014 तक ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ छिपा रहा, कभी बाहर नहीं आया। और जब रिपोर्टिंग हुई तो उसको रोक दी गई। बिल्कुल। जज ने एक रोकी, बाद में उन्होंने इस केस से अपने आप को अलग कर लिया, और पता चला कि वो खुद इस ट्रस्ट से जुड़े हुए थे, और कहीं ना कहीं जो लॉ कॉलेज था उसमें उन्होंने पढ़ाई की थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक मिस्ट्री मैन, जिसको हम एक्स बोल सकते हैं, एक गवाह हैं जो आए हैं और उन्होंने कहा है कि उन्होंने दफनाए हैं, ये कहाँ गायब थे? अब ये आ गए तो इनकी निशानदेही पर अब खुदाई का काम लगातार चल रहा है। 13 साइट्स अभी तक आइडेंटिफाई हुई हैं, 50 से ज़्यादा हैं, कई 7-8 किलोमीटर की रेंज में ये हैं। साइट नंबर 6 और 11 से कुछ हड्डियां मिली हैं। अभी 12 और 13 की भी खुदाई होनी है, और ऐसा कहा जा रहा है कि 13 जो साइट नंबर साइट है, है, हाँ। वहाँ पर वो मांस, मतलब नरसंहार का विभत्स रूप देखने को मिल सकता है। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। यानी कि वहां पर कई लाशें दफन की गई हैं हो एक सकता है साथ। ऐसा। और एसआईटी भी फॉर्म की गई है, और जिस तरह से बयान दिया है गवाह ने, उसके बेसिस पर रिकवरीज भी हो रही हैं। अब वो रिकवरीज क्या वाकई वो जानवरों की हड्डी हैं या इंसानी हड्डी हैं, तो पोस्टमार्टम से वो तो साफ होगा, फोरेंसिक फोरेंसिक जांच से साफ होगा। लेकिन बड़ा हैरान कर देने वाला मामला है। इसमें एक गवाह का बयान मैं देख रहा था, वो भी सामने आया। उसने कहा कि एक लड़की गायब हुई थी, पुलिस ने उसको दफना दिया, और उसका कुछ अता पता नहीं चला। 2 और लोगों का की इसमें बयान सामने है, जिसमें पता चला उनका ट्रस्ट से कुछ डिस्प्यूट था। और अब अचानक एक गवाह का सामने आ जाना, अब ये किसने किया है? कोई एक आदमी है या कई आदमी हैं, या कोई ट्रस्ट की लड़ाई है जिसमें ये, जिसे कहते हैं ना कि दूसरे सेंस में गैंग वॉर है, कोई वॉर चल रही है आपस में, कोई 2 ग्रुप्स के अंदर। तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो भी सवाल इस पर खड़े हुए हैं। लेकिन ये अचानक क्यों सुर्खियों में आ गया? एसआईटी में जब फॉर्म हुई और बाकायदा जब टीमें पहुंची और एक गवाह सामने आए जिसने ये तमाम खुलासे किए, उसके बाद एकदम इसको दोबारा सुर्खियां मिलने लगी खबर को। और हमने देखा एक साइट की खुदाई इसमें चल रही है, और रोज़ फॉरेंसिक टीम आ रही है। संडे को काम नहीं हुआ, लेकिन लगातार इसमें
पिछले 7 दिनों से काम चल रहा है। अब इसके पीछे रहस्य क्या है? कौन है वो शख्स जिसने इतने सारे लोगों को मार दिया, या एक कोई ये अलग-अलग केसेस हैं? और ये शख्स को कैसे पता ये जो दफना रहा था, इसकी क्या भूमिका है इसमें? ये बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भी जांच के बाद साफ होंगी। अभी तक बहुत ज़्यादा खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन चिराग, हमें अपना जो वो नकाबपोश गवाह है उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बता देना चाहिए कि बेसिकली इस कहानी की शुरुआत हुई कि कर्नाटक में एक कोर्ट है, बेलथागंडी कोर्ट। उस कोर्ट परिसर में अभी कुछ दिन पहले उस नकाबपोश जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसने कि ये पूरा मामला खोला है, उस नकाबपोश को पेश किया गया। उसने मजिस्ट्रेट के सामने एक गवाही दी। उसने मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत जो बयान होते हैं वो बयान देते हुए ये कहा और ये कबूल किया कि साल 1994 से लेकर के साल 2014 तक, यानी कि 19-20 सालों तक वो धर्मस्थला मंदिर के परिसर में एक सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करता था। और उस दौरान उसने अलग अलग जगहों पे, यानी कि धर्मस्थला जहाँ मंदिर परिसर है, वो बहुत बड़ा मंदिर परिसर है, उसके अंदर एक गार्डन, जंगल और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ज़मीन के पास संपत्ति है। तो वहाँ पर उसने करीब सैकड़ों लाशें महिलाओं और लड़कियों की वहाँ पर दफन की हैं, उसका ये कहना था। और वो लाशें वहाँ उसने मंदिर मैनेजमेंट के कहने पर दफनाई, इस तरह का उसका इल्ज़ाम है, इस तरह का आरोप है कि मंदिर ने उसे कहा कि जाकर के इस लाश को ठिकाने लगा दो, तो उसने जाकर के लाश को वहाँ ठिकाने लगाया। तो इस तरह से एक एक करके उस नकाबपोश गवाह ने, यानी कि जो पूर्व कर्मचारी है धर्मस्थला मंदिर का, उसने मजिस्ट्रेट के सामने ये बात कही कि उसने इतने सालों तक ये पाप किया, बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारी लड़कियों को रेप के बाद जिनकी हत्या कर दी गई थी उनको वहाँ पर ले जा करके दफना दिया। और उसने अलग अलग जगहें वो बताई हैं एसआईटी को कि जहाँ जहाँ जाकर के उसने उनको दफन किया था। अब एसआईटी ने ये काम शुरू किया कोर्ट के आदेश पर कि उन स्थानों की, उन जगहों की खुदाई की जा रही है और वहाँ पर जो इंसानी अवशेष हैं, यानी कि लाशों के अवशेष हैं, उनकी तलाश की जा रही है। इस तलाश के दौरान क्या क्या मिला? एसआईटी ने जब खुदाई करना शुरू की तो पहली साइट पर कुछ नहीं मिला, दूसरी साइट पर भी कुछ नहीं मिला, तीसरी साइट पर भी कुछ नहीं मिला। तो एसआईटी का मोरल डाउन हो गया, वो थोड़ा सा लो फील करने लगे। लेकिन एसआईटी ने, क्योंकि कोर्ट का आदेश था, तो एसआईटी ने खुदाई जारी रखी और एसआईटी ने इसी तरह से फिर 4 नंबर साइट पर खुदाई की, तब भी कुछ नहीं मिला। 5 नंबर पर खुदाई की, तब भी कुछ नहीं मिला। लेकिन जब छठी साइट पर एसआईटी की टीम ने खुदाई करवाई तो वहाँ से एक फटा हुआ ब्लाउज, एक एटीएम कार्ड, एक पहचान पत्र और इसके साथ ही वहाँ से कुछ हड्डियाँ बरामद हुई जो कि इंसानी हड्डियों से मेल खाती हैं। तो इसके बाद जो नकाबपोश था उसका भी मोरल थोड़ा अप हुआ। जो एसआईटी की टीम थी जो अब तक लो फील कर रही थी, उसके अंदर भी एक एक्साइटमेंट आ गई और फिर ये मामला आगे सिलसिला शुरू हुआ। 50 से ज़्यादा की, जैसे चिराग बता रहे थे कि 50 से ज़्यादा साइट हैं जो चिन्हित की गई हैं और वहाँ पर खुदाई की जानी है, क्योंकि उस आदमी ने बताया है, जो नकाबपोश गवाह है, यानी कि वो पूर्व सफाई कर्मचारी, उसने जैसा कि मजिस्ट्रेट को बताया कि उसने इन जगहों पर अलग अलग वक्त पर 20 सालों के दौरान, 19-20 सालों के दौरान लाशें दफन की थी। तो उन जगहों को चिन्हित किया गया है और अभी 13 साइट तक खुदाई हो चुकी है, जिसमें से कि 11 नंबर साइट पर भी दोबारा, यानी सोमवार को, यानी कल, फिर से इंसानी हड्डियों के अवशेष मिले हैं। हालांकि वो इंसानी है या नहीं, इस बात का फैसला फॉरेंसिक जांच के बाद होगा, लेकिन हड्डियां बरामद हुई हैं, एक लाल साड़ी भी मिली है और इसके अलावा और भी कई ऐसी चीज़ें मिली। तो कुल मिलाकर के उस नकाबपोश गवाह, यानी कि जो पूर्व कर्मचारी है मंदिर का, तो उसने आकर के इस पूरे मामले को उजागर किया और ये देश का एक ऐसा बड़ा मामला बन सकता है आने वाले समय में कि इस पर हम और लंबी चर्चा आगे भी बिल्कुल और कर रहे होंगे। एक और ट्विस्ट भी मैं देख रहा था सामने है, उसमें ये कि जो इसमें बताते हैं शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी है, उसके वकील ने एसआईटी के एक अधिकारी पर भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वो उसको धमका रहा है, वो कह रहा है कि इस तरह की बातें ना करे, मीडिया में ना जाए, और बाकायदा उसके वकील ने इस बाबत पुलिस को कंप्लेंट की है और कि एसआईटी का एक अधिकारी धमका रहा है। अब सवाल ये उठता है कि वो क्यों धमका रहा है, उसका क्या मकसद है। इस बीच जैसे हमने ये जिक्र किया था, एक वकील हैं जो इनकी अनन्या गौड़ा, उन्होंने एक लेटर में लिखा है कि एसआईटी के एक पुलिस अफसर है मंजूनाथ गौड़ा, जिन्होंने 1 अगस्त की रात सफाई कर्मचारी को बंद कमरे में धमकी दी और उससे कहा कि अगर वो केस वापस नहीं लेता तो न सिर्फ, यानी कि इस केस का मुख्य गवाह जो मेन जिसने खुलासा किया है, तो उसका जो अंजाम है बुरा होगा। तो आप सोचिए इस तरह की थ्रेट करने का मतलब क्या है। और इस कहानी में चिराग एक सबसे रोचक पहलू और भी है कि जब
अदालत ने ये पूछा कि भाई तुम इतने साल तक तुमने पाप किया और उसके बाद तुम कहाँ थे, तुम अदालत के पास क्यों नहीं गए, तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गए, तुमने इतना बड़ा गुनाह किया, तुमने इतनी सारी लाशों को दफन किया। तो उसने अदालत से ये कहा कि वो 2014 में ये पूरा इलाका ही छोड़कर, धर्मशाला छोड़ करके भाग गया था। वो उसे डर था कि वो लोग उसे मार डालेंगे और अब वो 9 साल बाद वापस लौटा है। इसलिए उसने अदालत को ये बताया है कि वो इसलिए वापस लौट के आया कि उसे अंदर से उसका ज़मीर कचोट रहा था। उसे लग रहा था तू बहुत बड़ा तूने पाप किया है, और इस पाप के चल जो बोझ है उसके ऊपर इतना गहरा गया कि उसने सोचा कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, मैं बचूं या ना बचूं, मेरी जान रहे ना रहे, लेकिन मैं इस मामले का खुलासा करके रहूँगा और जो दोषी हैं इस मामले के उनको घसीट कर रहूँगा, कानून के दायरे में लाकर रहूँगा। हालांकि उसने पुलिस के सामने और अदालत के सामने ये खुलासा भी किया है कि वो लोग इतने बड़े लोग हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं और उसके पूरे परिवार का खात्मा हो सकता है। तो इस तरह की बातें वो नकाबपोश गवाह कर रहा है, यानी कि पूर्व सफाई कर्मचारी इस बात का खुलासा कर रहा है। इस बीच एक और गवाह आया है सामने, सफाई कर्मचारी तो है ही, उसने, उसका नाम जयंत टी है। उन्होंने दावा किया है कि करीब 15 साल पहले इसी गांव में 13 से 15 साल की एक लड़की जो थी उसकी संदिग्ध हालत में मौत हुई थी और उसको पुलिस ने दफन किया था यहाँ पर बिना किसी को बताए। इस तरह की बातें अब उसने कही है। तो ये चीज़ें और भी इस मामले में और ट्विस्ट पैदा कर रही हैं। शक पैदा कर रही हैं। सवाल ये उठता है कि क्या अचानक एक आदमी का आ जाना, ऐसे प्रकट हो जाना और ये एलिगेशन लगा देना और उसके बाद रिकवरी हो जाना, उसके बाद एक गवाह और आना, तो ऐसा तो नहीं है कि ये कोई जो दूसरे गवाह हैं वो एक इत्तफाकन आ रहे हैं या वो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात बता रहे हो? अरे चिराग, इसमें एक और चीज़ है चिराग, कि ये बताइए कि अगर अब जैसे 6 नंबर साइट से इंसानी हड्डियों के अवशेष मिल गए हैं, सो कॉल्ड इंसानी हड्डियाँ, अभी क्योंकि तब पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन फिर 11 साइट से भी मिल गए हैं और वो बार बार ये बोल रहा है, जो 13 नंबर साइट है जो चिन्हित की गई है, वो बार बार ये बोल रहा है कि वो जो 13 नंबर साइट है वहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को दफन किया था, बहुत सारी महिलाओं को और लड़कियों को वहाँ दफनाया था। तो अगर वहाँ से बहुत सारी अवशेष मिल जाते हैं, कंकाल मिल जाते हैं, तो आगे इस केस की सूरत क्या होगी? मामला तो बड़ा है ना, नो डाउट। फिर तो क्लियर कट है कि जो वो कह रहा है वैसा वो रिकवरी हो रही है, तो इसमें तो फिर तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि क्या किसी एक शख्स का काम है? कौन था ऐसा जो ये दरअसल ट्रस्ट सिर्फ मंदिर नहीं है, आप समझिए, ये ट्रस्ट है पूरा धर्मस्थला के नाम से, जिसमें उसमें अस्पताल है, कॉलेज है, कॉलेज बिल्कुल, है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अब डिस्प्यूट जो है वो काफ़ी लेवल पर है और इसमें आप सोचिए खुद एक ऐसा शख्स जुड़ा हुआ है जो खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी बहुत पावरफुल फैमिली इसमें जुड़ी हुई है, न सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि पॉलिटिकली बहुत साउंड फैमिली है जिसकी पहुंच बहुत ज़्यादा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अपराध हुआ है, ऐसे में ये अपराध किसने किया? ये इतना मास लेवल पर अगर ये चीज़ें हो रही थी, बिल्कुल, तो वो कौन लोग थे जो हत्या कर रहे थे, जो रेप कर रहे थे? वो कौन लोग थे जो उस पूर्व सफाई कर्मचारी को आदेश दे रहे थे? जाहिर तौर पर उनका जुड़ाव ट्रस्ट से ही था, वो ट्रस्ट से जुड़े थे। और मंदिर के आसपास के जगहों पर ही क्यों उन लाशों को दफन किया गया, ये भी एक खास सवाल इसके अंदर है। निश्चित रूप से, क्योंकि उसको टारगेट करके वहाँ क्या कोई ऐसा वो ग्राउंड था या कोई ऐसा जगह है जहाँ पर यूजुअली कोई मूवमेंट नहीं है, कोई मतलब जिसे बोलते हैं आइसोलेशन है। अब सवाल ये उठता है कि कोई कर्नाटक का मामला है तो दिल्ली से आकर तो कोई नहीं करेगा, बिल्कुल होंगे तो आसपास के लोग जो भी होंगे। तो वही है कि अब ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं या कोई और है, क्योंकि मुझे याद है जज ने करीब 8000 क्लिप्स को डिलीट करने का ऑर्डर किया था इसमें। इसके बाद कुछ पत्रकार हाईकोर्ट का रुख किया था उन्होंने। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि कोर्ट को इस तरह से कोई रिस्ट्रिक्ट करने का राइट नहीं है। और ऐसे में ये भी पता चला था कि वो जज भी खुद आप सोचिए कि समहाउ धर्मस्थला से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने खुद ही अपना नाम इस केस से हटा लिया। तो ये उन जज का नाम मैं आपको बता दूं, विजय कुमार राय था उनका, और करीब 8842 खबरों को हटाया गया था। सवाल ये भी उठा था कि भाई क्यों इन खबरों को हटाया गया? ऐसे तो कोई खबरें नहीं हटाई जाती यूजुअली, हम देखते हैं। बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या। हाँ, तो अब क्या इसमें मैटर है? जैसे कि इसमें आप सोचिए जैन समुदाय भी हैं इसमें, जो ट्रस्ट से जुड़े हैं इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो राज्य सरकार है उसका क्या रोल है? क्योंकि आप सोचिए 2008 से 14 तक अगर इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है
किसी को खबर ही नहीं है, पुलिस को भी खबर नहीं है, या होता जा रहा है ये बड़ा 1994 से तो एक लंबा अरसा, 1994, 19-20 साल तक बताइए। एक इस तरह का और किसी को भनक तक नहीं लग रही है, किसी पुलिस को भनक नहीं लग रही बहुत है। संगीन आरोप है, बहुत संगीन जुर्म है कि रेप होता रहा, हत्याएं होती रही, तो उन लड़कियों के बारे में किसी ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया? और आज तक किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। और अब भी इसने आकर ही खुलासा किया, तो उसके बाद कुछ नाम जरूर सामने आए, कुछ लड़कियों के नाम आप सामने देखिए आए हैं। निठारी केस में भी कंप्लेनेंट्स आए थे सामने एट द एंड, तो जिनके लोग अगर सस्पिशियस हालातों में गायब हुए तो वो क्यों नहीं आए सामने? क्या दबाव की वजह से, या उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था? बिल्कुल सही बात है। तो ये तो बड़ा मुझे लगता है आइसोलेशन में इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये जो शख्स है ये अचानक कैसे प्रकट हो गया? ये इसका क्या रोल है? क्या ये खुद क्रिमिनल है, या सिर्फ इसका सिर्फ इतना काम था कि ये दफना रहा था बस। या सिर्फ इसका ये रोल था कि इसको चीजें पता थी सारी? कि तो कौन बहुत कर सारी रहा है, ऐसी क्या हो चीजें रहा जो है। अभी पुलिस बिल्कुल, बहुत सारे इस केस में ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी हैं, कि एक पूर्व सफाई कर्मचारी होने का दावा करता है, अचानक 9 साल बाद लौट कर आता है, अदालत में पहले पुलिस के पास जाता है, पुलिस सुनवाई नहीं करती तो अदालत में जाता है, वहाँ पर गुहार लगाता है, फिर मजिस्ट्रेट के यहाँ उसको पेश किया जाता है, भारी सुरक्षा के बीच जब पूरी कहानी समझ में आ जाती है, और उसके बाद ये गवाही देता है, ऐसी गवाही जिसने पूरे राज्य सरकार और पुलिस को हिला कर रख दिया है। और धर्मस्थला की ज़मीन जो श्रद्धा और पूजा के लिए जानी जाती है, अचानक से वो हड्डियां उगलने लगी है। खुदाई का काम अभी जारी है, 50 से ज़्यादा साइट्स हैं। अभी इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे होने हैं। इस खबर पर हम लगातार नज़र बनाए रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए आज तक डिजिटल, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर